जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 16 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों? सबसे पहला सवाल है, इनमें से वो कौन सी संस्था है, इनमें से वो कौन सी एपेक्स बॉडी है जिसके नए चेयरमैन के तौर पर बिमल कोठारी की नियुक्ति हुई है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। तो दोस्तों, बिमल कोठारी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नए आर्मी स्टाफ कौन होंगे? कल 30 अप्रैल है। हमारे देश के 27th आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने सर कल रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये हमारे देश के 28वें आर्मी चीफ होंगे। और आपको बता देना चाहता हूं कि ये पहले ऑफिसर होंगे जो देश के आर्मी चीफ बनेंगे फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। ये एक डिवीजन होती है इंडियन आर्मी में, इंजीनियर्स डिवीजन होती है इंडियन आर्मी की। ये पहले ऑफिसर बनेंगे उस डिवीजन के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। तो ये 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। कल मनोज मुकुंद नरावने रिटायर होंगे, परसों ये अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्ल्ड लीवर डे दोस्तों कब मनाया जाता है, ताकि लीवर से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल? तो सही उत्तर है दोस्तों 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। अभी तक इस साल का थीम रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर 2021 में इसका थीम था कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीजेस फ्री। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, हीमोफीलिया एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर मान लीजिए माइनर सा भी कट हो जाए तो इंसान का खून बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रहा एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। एक किताब का विमोचन हुआ। यह किताब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ऊपर है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको लिखा राजेश तलवार ने, और यह किताब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ऊपर है। हमारे देश की इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने ऑर्गेनाइज किया एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसको नाम था एक्स कृपाण शक्ति। कहां पर? तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। तिस्ता जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, उसके नाम पर एक फील्ड फायरिंग रेंज है तिस्ता। आपको बताना है ये कहां पर सिचुएटेड है, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा या बंगाल? तो सही उत्तर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, और यहीं पर एक्स कृपाण शक्ति नाम का इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज किया इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने। अब वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य जो बॉर्डर शेयर करता है, अगर आप देखेंगे, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो सबसे पहले असम, असम के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद बिहार, बिहार से कटकर अलग हुआ झारखंड और उड़ीसा। क्योंकि भैया बंगाल और उड़ीसा में ही लड़ाई है कि रसोगुल्ला कहाँ की देन है, ठीक है। तो 5 राज्यों से ये अपनी सीमा को साझा करता है, और इसके अलावा इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल पूरा बंगाल कहलाता था अंग्रेजों के दौर में। वेस्ट बंगाल इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। कैपिटल कोलकाता है, सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। डिस्ट्रिक्ट है टोटल 23 जिलों का ये पूरा का पूरा राज्य है। इसके गवर्नर है जगदीप धनकर, और इनकी चीफ मिनिस्टर है दीदी ममता बनर्जी। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, 294 सीटें हैं इनकी विधानसभा में, 42 सीटें लोकसभा में है, 16 सीटें राज्यसभा में है, और इनके यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट है। एरिया के मामले में ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, और पॉपुलेशन के मामले में ये 4था सबसे बड़ा राज्य है। कौन? वेस्ट बंगाल। नाउ
अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या है दोस्तों। एक प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत के चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हनुमान जी की मूर्ति इंस्टॉल की जाएगी। और इस कड़ी में जो सबसे पहली मूर्ति आई वो शिमला, अगर आप लोग घूमने गए होंगे तो झाकू हनुमान जी मंदिर गए, वो इस श्रृंखला की सबसे पहली मूर्ति थी, वो इस स्कीम की सबसे पहली मूर्ति थी। दूसरी मूर्ति आपको बताना है कहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लॉन्च किया, 108 फीट का, और ये भारत के वेस्ट डायरेक्शन में है। पतन, भावनगर, मोरबी, भुज या शिमला? सही उत्तर के दोस्तों मोरबी करके जगह है गुजरात में, वहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति को इनॉग्रेट किया अंडर हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट। और ये आश्रम ऑफ बापू केशवानंद के आश्रम में इनॉग्रेट किया गया। और तीसरी मूर्ति दोस्तों साउथ में इनॉग्रेट की जाएगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो मूर्ति होगी रामेश्वरम में। पहली मूर्ति श्री हनुमान मंदिर जाखू, शिमला घूमने गए होंगे तो आप जरूर इसके दर्शन करने गए होंगे, नजर आता है, बहुत ऊंची मूर्ति है, 108 फीट की मूर्ति है। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से किस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया 2020 का अंडर द इनोवेशन कैटेगरी? पीएम मुद्रा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन या उड़ान स्कीम? उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया 2020 का अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। ठीक है, उड़ान स्कीम क्या था कि हिंदुस्तान के जितने भी हिस्से हैं उन सबको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना। ठीक है, बिकॉज एयर कनेक्टिविटी हमारे देश में उतनी प्रॉपर है नहीं। ओके, नाउ इसको 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया। और इस वक्त जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गए, मिनिस्टर कौन है ये तो आपको पता ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, विच कंपनी हैज बिकम एन ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर फॉर द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया दिल्ली में। आपको बताना है कि इस म्यूजियम का ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर किसको नियुक्त किया गया है? सही उत्तर के दोस्तों पेटीएम। पेटीएम बना है ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर फॉर द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। नाउ हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे यूएन के द्वारा कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 18 अप्रैल? सही उत्तर के दोस्तों 18 अप्रैल को हर साल यूनाइटेड नेशन कोमेमोरेट्स करती है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और इस बार इसका स्कीम रहा हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नाउ इंडिया का पहला रेडियो चैनल विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। आपको बताना है विजुअली इंपेयर्ड लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए ये जो पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? रेडियो अनोखी, रेडियो परम, रेडियो रुद्र या रेडियो अक्ष? सही उत्तर के दोस्तों देश का पहला रेडियो चैनल विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में जो लॉन्च किया गया उसका नाम है रेडियो अक्ष। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगी नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी? आपके ऑप्शन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? सही उत्तर है दोस्तों नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगी नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नीति आयोग जो कि 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक प्लानिंग कमीशन था, 1 जनवरी 2015 को इसको क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है देश का प्रधानमंत्री। मतलब इस वक्त कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके, सीईओ अमिताभ कांत है, लेकिन वाइस चेयरपर्सन जो राजीव कुमार थे इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट, टॉप इंडियन स्विमर साजन प्रकाश, इन्होंने मेंस 200 मीटर गोल्ड मेडल जीता एट डेनिश ओपन। आपको बताना है किस कैटेगरी में? स्विमर है, स्विमिंग की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो 200 मीटर इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। कहां पर? डेनिश ओपन में। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक या ब्रेस्ट स्ट्रोक? सही उत्तर के दोस्तों बटरफ्लाई कैटेगरी में
साजन प्रकाश को गोल्ड मेडल मिला 200 मीटर के इस रेस में, डेनिस ओपन। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कब इनॉग्रेट हुआ था? तो दोस्तों, हिंदुस्तान का पहला आयुष्मान भारत हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2018 में, 14 अप्रैल 2018 में। कहां पर? जंगला में। जंगला जो कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है जंगला, वहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई थी सबसे पहले अप्रैल 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने रिकंस्टिट्यूट किया है एक एक्सपर्ट कमेटी को दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। बड़ा ही कह सकते हैं एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। बड़ी जो 8 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून जाने में, वो 2.5 घंटे हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी को रिकंस्टिट्यूट किया है, उसके चेयरपर्सन कौन है? अनिल प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश गोयल, बी धमसना या अजय रावत? सही उत्तर है दोस्तों, चंद्र प्रकाश गोयल को इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट का। आइए थोड़ी बात करते हैं दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसको 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। फेज 1 में एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा अक्षरधाम एंड ईपीई जंक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज 31.2 किलोमीटर रोड कनेक्टिंग अक्षरधाम एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अक्षरधाम को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, वो मेरठ वाला। ठीक है, और इसमें करीब 3250 करोड़ की लागत आएगी। 3250 करोड़ की लागत आएगी। आप देख सकते हैं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, दूसरे फेज में 118 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर को कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सहारनपुर से हरिद्वार नजदीक है। तो उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को सहारनपुर से कनेक्ट किया जाएगा 118 किलोमीटर, और इस पे कॉस्ट आएगी करीब 4830 करोड़। और तीसरे में सहारनपुर बाईपास को गणेशपुर से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, गणेशपुर नियर सहारनपुर बाईपास, सॉरी, और देहरादून को सहारनपुर बाईपास के पास गणेशपुर करके एक जगह है, वहां से कनेक्ट किया जाएगा देहरादून को। और माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एंड अगर आप ये देखेंगे तो ये पुराना रूट है। पुराने रूट में 250 किलोमीटर जो लगते थे, प्रपोज रूट में ये 180 किलोमीटर हो जाएंगे, और जहां 8 घंटे लगते थे वो सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएंगे। तो याद रखिएगा, अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कहां? सहारनपुर, सहारनपुर से देहरादून। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? इंडिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या चाइना? तो दोस्तों, चाइना में 34 बिलियनियर ऐसे हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और इंडिया में 9। तो मतलब हमारा प्रिय देश भारत कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। नाउ, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में इनमें से किसने टॉप किया है 2022 में? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, जो बना 1966 में। उसके मालिक साइरस पूनावाला, इन्होंने टॉप किया हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में। नाउ, WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहां पर? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या यूपी? सही उत्तर के दोस्तों, गुजरात में लॉन्च किया है WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट अ साइट। नाउ, विप्रो इंडिया के, हमारे देश में जो विप्रो की कंपनी है, विप्रो इंडिया के कंट्री हेड कौन बने हैं? संजीव धाम, सुमित सिंगल, विजय त्रिपाठी या सत्या ईश्वरन? सत्या ईश्वरन दोस्तों विप्रो इंडिया के नए हेड नियुक्त किए गए। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां पर इनॉग्रेट किया गया? किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया? राजस्थान, गुजरात, MP या महाराष्ट्र? गुजरात में दोस्तों इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में। गुजरात के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। गुजरात किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है भैया? ऊपर तो राजस्थान है, नीचे महाराष्ट्र है,
और सामने मध्य प्रदेश है। ठीक है। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं, पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाते थे। कैपिटल है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। 33 जिलों का ये पूरा का पूरा शहर है, मतलब वेस्ट बंगाल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया 23 जिले थे, यहां पर 33 जिले हैं। यहां के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। वहां के कौन थे? वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी। यहां के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का, बंगाल भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। बंगाल की विधानसभा में 294 सीटें थी, यहां की विधानसभा में 182 सीटें हैं। ठीक है। वहां पर 42 सीटें लोकसभा में थी, 16 सीटें राज्यसभा में थी। यहां पर 26 सीटें लोकसभा में है, 11 सीटें राज्यसभा में है। उनके पास कलकत्ता हाई कोर्ट, इनके पास गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है। पॉपुलर एरिया के मामले में ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और वेस्ट बंगाल कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? 13वां। पॉपुलेशन के मामले में ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है और बंगाल 4था सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के मामले में। नाउ इतने थी ये सवाल। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।